हेलो। हेलो। ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पहला हमने भौतिक प्रदेश लिया था, वो लिया था थार का मरुस्थल। कौन सा प्रदेश लिया था? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के अंतर्गत आज हमारी चौथी क्लास है। हमने इससे पहले जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा तक हमने अध्ययन कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है वो है मरुस्थल का विभाजन। क्या है हमारा बिंदु? मरुस्थल का विभाजन। मरुस्थल का विभाजन मुख्य रूप से दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहला विभाजन आता है वो आता है शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल। और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत जो वर्षा होती है वो होती है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा है वो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर तक। कितनी वर्षा होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहली है कि यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत हम लोग ये जो शुष्क मरुस्थल है इसे दो प्रकार से विभाजित करते हैं। कैसे विभाजित करते हैं? दो तरीके से। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कौन सा? जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो वाला। और दूसरा हिस्सा आता है जहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है, वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो जो ये बालू का युक्त प्रदेश है, ये टोटल शुष्क मरुस्थल का लगभग ये आता है 58.50% युक्त है। कितना है? 58.50% बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का आता है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का हिस्सा अगर हम देखें तो शुष्क मरुस्थल का ये 41.50% आता है। कितना आता है? 41.50। तो अभी तक हमने बात की है कि जो थार का मरुस्थल है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है वो है शुष्क मरुस्थल और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा भाग आता है वो आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है
इसका हिस्सा आता है वो आता है 58.50%, और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का हिस्सा आता है वो आता है 41.50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो अर्धशुष्क प्रदेश है, अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यहाँ पे वर्षा है 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान में रखना है। ये एक संक्रमणीय, ये क्या है? संक्रमणीय या इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं परवर्ती क्षेत्र है। ये क्या है? कौन सा क्षेत्र है? परवर्ती क्षेत्र है। इसको परवर्ती क्षेत्र क्यों कहते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते ये है, ये क्या है? ये राजस्थान का एक कच्चा मैप है। ये क्या है? राजस्थान का एक मैप है। इसके अंतर्गत हमारे पास ये हिस्सा अरावली का आता है। किसका आता है ये हिस्सा? अरावली का। और ये जो थार का मरुस्थल है, इसके थार के मरुस्थल को भी लगभग दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ये भाग, इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूँ। एक तो ये वाला, कौन सा? जो पिंक वाला है। और एक हिस्सा ये। और हमारे पास ये जो तीसरा ये वाला हिस्सा है, ये है अरावली। ये क्या है? ये है अरावली। ये है हमारे पास अर्धशुष्क मरुस्थल, और ये है शुष्क मरुस्थल। ये है शुष्क मरुस्थल। तो आप देख रहे हैं कि ये शुष्क और अरावली के बीच में है। किसके बीच में? शुष्क और अरावली के बीच में पड़ता है। इसलिए ये इन दोनों का एक प्रकार से जलवायु है, वो इन दोनों की मिश्रित जलवायु पाई जाती है। न अरावली की जैसी पाई जाएगी, यहाँ पे अरावली की भी विशेषता पाई जाएगी और शुष्क मरुस्थल की भी विशेषता पाई जाएगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संक्रमणीय या परवर्ती क्षेत्र। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वो हम इसे किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो ये अर्धशुष्क प्रदेश है। इसे मुख्य रूप से हम लोग 4 भागों में विभाजित करेंगे। किस किस तरीके से विभाजित करेंगे? 4 तरीके से। इसका जो सबसे पहला वो पार्ट आएगा वो आएगा घग्गर बेसिन। क्या आएगा? घग्गर बेसिन। दूसरा आएगा शेखावटी प्रदेश। दूसरा आएगा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा जो इसका जो अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इसका भाग आएगा वो आएगा नागौरी उच्च भूमि। कौन सा भाग आएगा? नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आएगा लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, या इसे कहेंगे गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहेंगे? गोडवाड़ प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की है कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इसकी सबसे पहली विशेषता ये आती है कि ये यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कितनी 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये एक संक्रमणीय या परवर्ती क्षेत्र कहलाता है। आप समझ गए होंगे क्यों क्यों कहा जाता है संक्रमणीय और परवर्ती क्षेत्र। जो अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश है उसको हम 4 तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला घग्गर बेसिन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, दूसरा पढ़ेंगे शेखावटी प्रदेश पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि पढ़ेंगे, और चौथा पढ़ेंगे लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है ये जो शुष्क मरुस्थल है, या फिर जो थार का मरुस्थल है, वो सहारा का भाग है या नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर होगा भाग नहीं है।
क्या नहीं, क्या है ये? सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला है हमारे पास जो अध्ययन का बिंदु है वो ये जो थार अपन जो पढ़ रहे हैं, थार का मरुस्थल वो 33 सागर का अवशेष है। जी हाँ, तो ये बात एकदम सत्य है। एकदम ये बात क्या है? ये बात सत्य है। क्या सत्य है? कि जो थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। तो इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ये इस चीज़ का अवशेष है, मतलब 33 सागर का अवशेष है। तो ये हमारे जो थार के मरुस्थल में सबसे पहला साक्ष्य मिलता है, खारी झीलें पाई जाती है। खारी झीलें मतलब बहुत सारी, जैसे कि सांबर नदी, सांबर झील है, सांबर झील पाई जाती है, और लोणकरणसण ये भी खारी झील है, डीडवाना है, पचपदरा है, ये सब पचपदरा, ये सभी झीलें जो है वो खारे पानी से नमकीन झीलें है। एक तो हमारे पास ये साक्ष्य मिलता है। दूसरा अगर हम साक्ष्य की बात करें तो दूसरा साक्ष्य मिलता है यहाँ पे जो सागर है उस सागर में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और अवसादी चट्टानों के अंतर्गत जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म, जीवाश्म से क्या बनता है? जीवाश्म से बनता है पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला बनता है। क्या बनता है? पेट्रोलियम और कोयला बनता है। अगर हम तीसरे साक्ष्य की बात करें, क्या करें? तीसरे साक्ष्य की बात करें तो तीसरे साक्ष्य के अंतर्गत हमारे पास एक कुलधरा गांव आता है। कौन सा गांव आता है? कुलधरा ग्राम। कुलधरा ग्राम में हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? वो है व्हेल मछली, व्हेल मछली व डायनासोर के डायनासोर डायनासोर के साक्ष्य मिलते हैं। तो व्हेल मछली यानी इतनी बड़ी मछली तो हम कभी भी समुद्र में ही पाई जाएगी। तो इनके साक्ष्य मिलना इस बात का सबूत है कि जो थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का ही अवशेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक कच्चा मैप ले लेते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है। के अंतर्गत अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली लगभग इस तरीके से जाती है। कैसे जाती है? इस तरीके से। और अभी हम जिस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात करने वाले, वो इस तरीके से अरावली के लगभग बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लगभग बीच से गुजरती है। तो इस प्रकार ये क्या है? ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और ये है हमारे पास अरावली। तो हम 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में लिख लेते हैं। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को, यह राजस्थान को, इसको राजस्थान को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। लगभग दो भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? राजस्थान को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। अगर आपसे पूछे कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करती है, तो वो गलत हो जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि यह राजस्थान को लगभग दो भागों में, क्या
लगभग दो भागों में, बराबर नहीं है, लगभग दो भागों में अगर है तो वो कथन सत्य हो जाएगा। वैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे मरुस्थल है, मरुस्थल की ये तो हो जाएगी पश्चिम में पड़ता है और ये हो जाएगा पूर्व में। तो इस प्रकार हम ये कथन भी लिख सकते हैं क्या, कि ये अर्धशुष्क मरुस्थल, हमने बात की थी कि अर्धशुष्क मरुस्थल लगभग ये वाला हिस्सा आता है, ये पड़ता है अर्धशुष्क, ये क्या पड़ता है, ये आता है ये अर्धशुष्क आता है। तो ये अर्धशुष्क की ये तो हो जाएगी पूर्वी सीमा और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो हम लिख सकते हैं कि यह अर्धशुष्क मरुस्थल की, यह अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। कौन सी सीमा है, पूर्वी सीमा है, या पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अगला हमारे पास है यह अरावली की पश्चिमी सीमा है, यह अरावली के मध्य से गुजरती है। दोनों बात लिख सकते हैं, यह अरावली की पश्चिमी सीमा है। क्या लिख सकते हैं, पश्चिमी सीमा, या तो हम पश्चिमी सीमा, या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं या मध्य से गुजरती है, अरावली के मध्य से गुजरती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी है। उसमें सबसे पहली है, ये राजस्थान को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। यह अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा है, यह अरावली की पश्चिमी सीमा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह अरावली के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो हमने अभी एक मैप बनाया था, हमने इस तरीके से अभी एक राजस्थान का मैप बनाया था, एक बार वापस ले लेते हैं। बार बार जो प्रिंटेड मैप लेना ठीक नहीं रहता है, तो हम लोग हाथ से कच्चा मैप बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अरावली है, ये हमारे पास शुष्क मरुस्थल है, और इसके बीच का है वो है अर्धशुष्क मरुस्थल। एक बार लिख लेते हैं, ये जो हिस्सा है ये है शुष्क मरुस्थल, और ये हिस्सा है वो है अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल, और जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है हमारे पास है अरावली। तो हम बात कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो लगभग यहाँ से होके जाती है। कहाँ से, ये वाली, ये जो हमने रेड कलर से बनाई है ये क्या है, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। या इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 250 मिली बार, या फिर 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा भी बोल सकते हैं। तो हम 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंतर्गत हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु अभी एक एक करके देखते हैं। यह मरुस्थल को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। यह मरुस्थल को लगभग दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। इस बात को आप समझ गए होंगे कैसे, जैसे कि ये जो शुष्क है और ये जो अर्धशुष्क है, इसके लगभग बीच से होकर गुजरती है। अगर हम शुष्क मरुस्थल की बात करें तो ये उसका पूर्वी सीमा आ जाएगी, और अगर अर्धशुष्क की बात करें तो इसकी हो जाएगी पश्चिमी सीमा।
तो ये दोनों बिंदु भी लिख लेते हैं। और यह अर्धशुष्क मरुस्थल की यह अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा या पश्चिमी सीमा। ये देखिए यहाँ पे ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, इसकी क्या है, ये पश्चिमी सीमा है। पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है, या पश्चिमी सीमा है। अब हम बात कर लेते हैं शुष्क मरुस्थल की। यह शुष्क मरुस्थल की यह शुष्क मरुस्थल की अब देखिए ये जो शुष्क मरुस्थल ये यहाँ पे है, कहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ना, ये येलो येलो करके, ये शुष्क मरुस्थल है। तो इसकी जो इस साइड में तो पश्चिमी सीमा हो जाएगी और इस साइड में पूर्वी सीमा हो जाएगी। तो ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। कौन सी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं। यह मरुस्थल को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। यह अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा है। यह शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है शुष्क मरुस्थल। क्या हमारे पास है शुष्क मरुस्थल? तो शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है? जहां वर्षा, अभी हम पढ़ के आए हैं, जहां वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर तक हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुष्क मरुस्थल का विभाजन। हमने पहले भी पढ़ा है शुष्क मरुस्थल का विभाजन 2 तरीके से किया जाता है। एक आता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरा भाग आता है, वो आता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। और हमने ये भी बात कर ली थी कि इसका जो हिस्सा आता है, इसका ये जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, सॉरी, तो इसका हिस्सा हमने कितना पढ़ा था? इसका हिस्सा पढ़ा था 58.50% लगभग पढ़ा था। और ये जो दूसरा बिंदु है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी बालुका स्तूपों से मुक्त प्रदेश, तो इसका हिस्सा हमने पढ़ा था, इसका हिस्सा पढ़ा था लगभग 41.50%। कितना पढ़ा था? अगर 100 में से 58.50 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? यही बचेगा 41.50। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। जहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। जहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं, इसका हिस्सा कितना है? यह 58.50% भाग में फैला हुआ है। किसके 58.4%? 50% भाग में किसके? शुष्क मरुस्थल के। किसके? अगर पूछा जाए कि ये परसेंटेज हम बात कर रहे हैं, वो शुष्क मरुस्थल की है। किसकी है? वो है शुष्क मरुस्थल की। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो बालुका स्तूप करके कब से बोल रहे हैं। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि जो बालुका स्तूप है वो क्या होता है।
आपने देखा होगा कि बहुत जो मरुस्थल में जाते हैं तो मरुस्थल में इस तरीके से एक रेत का टीला बना होता है। कैसे? ये क्या है? ये है रेत का टीला। कौन सा टीला? ये है रेत का टीला। रेत के टीले बने होते हैं, ऐसे धोरे बने होते हैं, तो उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। चलिए लिख लेते हैं बालू का स्तूप क्या है। तो ये क्या है? यह रेत का टीला है। यह रेत का यह रेत का टीला है। क्या है? यह रेत का टीला है। अगली बात है, इन्हें धोरे भी कहा जाता है। ये एक प्रकार के क्या है? धोरे। धरती धोरारी, वो जो कन्हैयालाल सेठिया की कविता आती है, वो एक प्रकार से बालू का स्तूप ही है। अगला, इन्हें धरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरियन भी कहा जाता है। तो बालू का स्तूप क्या है? रेत का टीला है। इन्हें धोरे भी कहा जाता है, इन्हें धरियन भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बालू का स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप के बहुत से प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अनेक प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से जो प्रमुख वो निम्न है। आगे पढ़ते हैं। अगला हमारे पास सबसे पहला है अनुदैर्ध्य। क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का अर्थ होता है, मान लेते हैं कि ये क्या है? दोहरा है, या ये कोई स्तूप है, और पवन इस दिशा में चल रही है। किस दिशा में? इस दिशा में। तो ये जो दोहरा है वो यहाँ से उड़ के यहाँ बन जाएगा। कहाँ बनेगा? सेम पवन की दिशा में ही आगे बढ़ना। ये है आगे बढ़ना, ये आगे बढ़ना। ये जो दोहरा पहले यहाँ था, तो इसका स्थानांतरण पवन की दिशा के समांतर हुआ है, तो इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। ये एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। ये इसे क्या क्या किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। रेखीय बालू का स्तूप मतलब एक रेखा में बन रहे। ये देखिए, जैसे पवन की दिशा में एक ही रेखा में बन रहे इन्हें, इसलिए इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। इसके और भी नाम आते हैं। इसे पवनानुवर्ती भी कहा जाता है। पवन की दिशा में बनना। पवन की दिशा में बनते हैं या समांतर बनते हैं। पवन की दिशा के समांतर, यानी जिस दिशा में पवन जा रही है उसी दिशा में बनते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। क्या पढ़ते हैं? अब हम बढ़ रहे, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, तो जो विस्तार आता है वो आता है रेडक्लिफ रेखा के समांतर। जो पाकिस्तान की सीमा के साथ जो हमारे साथ जो सीमा लगती है उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इसका विस्तार भी रेडक्लिफ रेखा के समांतर है। रेडक्लिफ रेखा के समांतर पाए जाते हैं। इन्हें एक और नाम आता है, इन्हें शीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीफ भी कहते हैं।
तो एक बार वापस देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है, इन्हें सीप भी कहा जाता है। ये पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। ये पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पवन की दिशा के समांतर बनते हैं या पवन की दिशा में ही बनते हैं। इनका विस्तार की बात करें तो ये जो बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य, ये रेडक्लिफ रेखा के समांतर ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो बिंदु है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। मान लेते हैं कि यहाँ कोई बालू का स्तूप है और ये पवन की दिशा है। ये क्या है? ये पवन की दिशा। और ये क्या है? ये कोई बालू का स्तूप है। अगर इसके सामने अगर इस तरीके से कोई अवरोध आ जाए, क्या आ जाए? अवरोध। तो ये बालू का स्तूप यहाँ से उठा के इसके टकराएगा, तो इस वजह से ये लगभग इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। तो ये इसके समकोण पे बनेगा। ये पवन की दिशा ये हो रही थी, लेकिन ये बन रहा है इस तरीके। तो ये समकोण पे बनता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बारे में लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये पवन के समकोण पर निर्मित है। यह पवन की दिशा के समकोण पर निर्मित होते हैं। कहाँ बनते हैं? समकोण पर निर्मित होते हैं या समकोण पर बनते हैं। पवन के जो प्रवाह हो रहा है, पवन के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? अवरोध उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? अवरोध उत्पन्न होने के कारण बनते हैं। होने के कारण बनते हैं। फिर इनके अगर विस्तार की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके विस्तार में हमारे पास, अगर हम इसके विस्तार की बात कर ले, विस्तार में हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं, ये है बीकानेर। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं। एक तो सबसे पहला इनका क्षेत्र आता है वो बीकानेर। एक आता है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं। एक इनका जो क्षेत्र आता है वो रावतसर हनुमानगढ़। इन जगहों पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो हमने जो बात की है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात की है। ये पवन की दिशा के जो अवरोध में या उसके समकोण पे बनते हैं। उसके बाद है ये पवन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने के कारण बनते हैं। इनके विस्तार की बात करें तो वो बीकानेर, शेखावाटी प्रदेश और रावतसर हनुमानगढ़ में बनते हैं या वहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बरखान। बरखान क्या होता है? बरखान की बात करें तो बरखान होता है, इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है बरचान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस शब्द को भी आप ध्यान रखेंगे, इसे बरचान कहा जाता है। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक गतिशील होते हैं। हमने क्या बात की? हमने बात ये की है कि जो बरखान है इन्हें बरचान भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक गतिशील होते। अगर सर्वाधिक गतिशील होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब मरुस्थल का जल्दी से विस्तार करेंगे,
तो इस प्रकार अगर मरुस्थल का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे, सर्वाधिक विस्तार करेंगे, तो ये सबसे खतरनाक भी होते हैं। सबसे खतरनाक क्या कह सकते हैं? सबसे अधिक खतरनाक है ये, सबसे अधिक खतरनाक होते हैं या सर्वाधिक खतरनाक होते हैं, सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम इनके विस्तार की बात करें, इसके बरखान के विस्तार की बात करें, इनके लिए दो क्षेत्र प्रमुख आते हैं, दो जिले प्रमुख है बरखान के लिए। पहला जिला आता है वो आता है चूरू, चूरू का बालेरी क्षेत्र आता है। चूरू में बालेरी क्षेत्र फेमस है। और अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में जो बरखान का क्षेत्र है वो आता है ओसिया। ओसिया, ओसिया में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। इसके बारे में एक दो बातें और लिख लेते हैं। अगर हम इसकी आकृति की बात करें कि ये कैसा दिखता है, तो वो आती है आकृति जूती के आकार का। जो पैरों की जो जूती होती है उसके आकार का। किस आकार का? जूती के आकार का। या फिर इसकी आकृति, एक तो जूती के आकार का भी क्वेश्चन बनता है और दूसरा बनता है ये अर्धचंद्राकार होते हैं। अर्धचंद्राकार, मान लेते हैं कि अगर ये कोई बालू का स्तूप है, ये क्या है? ये बालू का स्तूप है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो बालू का स्तूप है, अगर इसकी आकृति हम अगर यहाँ से कट कर दें, ये इस तरीके से, ये यहाँ से ये जो है, ये अगर हवा उड़ा के लेके चली जाए इसको, तो ये जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी? वो बनेगी इस तरीके से। कैसी बनेगी? ये जो आप ब्लैक ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, तो ये एक प्रकार से आधा चंद्रमा भी लग रहा है। ये क्या लग रहा है? आधा चंद्रमा। और पैरों की जो जूती रहती है, पैरों की जो जूती रहती है उसके आकार का भी लगता है। चलिए, हमने बात की है बरखान के बारे में, बरखान क्या होता है। तो जो बरखान है वो है, इसे बरछान भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इनकी आकृति की बात करें तो ये जूती के आकार के या अर्धचंद्राकार होते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर इनका स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। अगर सर्वाधिक होता है तो ये मरुस्थल के प्रचार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगर सर्वाधिक उत्तरदायी है तो ये सबसे खतरनाक भी होते हैं। अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो ये राजस्थान के दो जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे पहला जिला आता है चूरू जिला। कौन सा जिला आता है? चूरू। चूरू में एक स्थान पड़ता है बालेरी, उसी जगह पे सर्वाधिक बरखान है वो पाए जाते हैं। और दूसरा जिला आता है वो आता है ओसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम, आगे की जो विषय वस्तु है वो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।